हम लोग आ गए हैं क्लास 12th। क्लास 12 की जब हम अकाउंट्स बोलते हैं, क्लास 12 की अकाउंट ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है पार्टनरशिप और दूसरा पार्ट होता है कंपनी अकाउंट। 11th में आपने जो भी पढ़ा था वो सोल ट्रेडर था, और ये सब हम लोग बीएसटी में कॉमर्स में पढ़ के आए हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो हमारी जो क्लास 12 की पूरी पार्ट बुक है ना, जो पूरा सिलेबस है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो आईएससी में क्या होता है, जब आप डीके गोल उठाओगे तो डीके गोल दो फॉर्म में बुक मिलेगी, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट। और जब आप टीएस ग्रेवाल उठाओगे, सीबीएसई की टीएस ग्रेवाल उठाओगे, वो तीन पार्ट में मिलेगी, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट के दो पार्ट मिलते हैं। दो पार्ट इसलिए क्योंकि जो पूरा पेपर होता है वो 60-20 के रेशियो में डिवाइड होता है। पूरा पेपर 60-20 पूरा कंपनी अकाउंट से होता है। याद रखना, कंपनी अकाउंट के कुछ चैप्टर इसका पार्ट होते हैं और कंपनी अकाउंट के कुछ चैप्टर इसका पार्ट होते हैं, प्लस पार्टनरशिप इसका पार्ट होता है। तो सीबीएसई वालों ने क्या किया, जो टीएस ग्रेवाल की बुक बनाई तो कंपनी अकाउंट की दो बुक कर दी। दो बुक क्यों करी? क्योंकि एक बुक जो इसमें आती है और एक बुक जो इधर आती है। ठीक है, देखो सिलेबस काफी वास्ट है, 11 से काफी डिफरेंट भी है, लेकिन 11 पूरा बेस बनता है। 11 में क्या था, हम लोग जनरल एंट्री पढ़ते थे कि एक बिजनेस हो रहा है ना, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो सारी चीजें चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी अकाउंट हो, सब कर रहे हैं, वो तो अलग नहीं होगा। तो वो चीज फिर हम क्यों पढ़ें, क्योंकि 11 ने दोबारा पढ़ लिया। देखो करिकुलम का पर्पस क्या होता है कि कोई चीज बार बार ना पढ़ाई जाए, उससे आगे का बढ़ते हैं। तो 11 में आपने सीख लिया कैसे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे कंपनी अकाउंट हो, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट तक हम लोग पढ़ के आए। यहां पे वो चीजें नहीं पढ़नी, यहां पे वो चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में, उन इवेंट्स पे जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते वो बस पढ़ेंगे। जैसे अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो एडमिशन, पार्टनर को नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर मर जा रहा है, बिजनेस बंद हो जा रहा है, या कंपनी अकाउंट में कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, जब डिबेंचर इशू कर रही है, या कंपनी कैसे जो है अपने बैलेंस शीट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है। ठीक है, तो 12th में आप चीजें अलग पढ़ोगे, लेकिन 11th आपका बेस बनेगा। 11th आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो देखो आईएससी तो अलग ही लेवल पे जा रहा है, वो तो मतलब गला काट रहा है बच्चों का एकदम, और सीबीएसई एकदम अलग ही लेवल पे जा रहा है। आईएससी ऐसे जा रहा है, सीबीएसई ऐसे जा रहा है। ठीक है, सीबीएसई का इतना बेसिक पेपर आ रहा है पूछो नहीं, पेपर आसान आता है। ठीक है, आईएससी में डिफिकल्ट आ रहा है। इस साल सीबीएसई ने सारे पेपर इजी दिए, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मतलब इतने इजी पूछो नहीं। आपने सिर्फ क्या करना है, आखिरी 3 साल के 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, कंपार्टमेंट वाले और सैंपल पेपर, बस वही बैठ के लगा लो और बोर्ड का एग्जाम देने चले जाओ, तुम्हें लगेगा यार सब कुछ किया हुआ है। ऐसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है ना, अब जिसमें अगर हम फर्दर बात करें ये 60 मार्क्स में पार्टनरशिप से कितना आएगा और कंपनी से कितना आएगा, तो पार्टनरशिप से 34 मार्क्स का वेटेज है इस 60 में, और कंपनी से 20। तो कंपनी के 4 चैप्टर है, वो 4 चैप्टर मिला के कितना बना देते हैं, 26 मार्क्स का वेटेज, और बाकी के कंपनी के जो चैप्टर हैं वो जाते हैं 20 मार्क्स के सेक्शन बी में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से, और पार्टनरशिप में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो नाम ही चैप्टर का है फंडामेंटल, मतलब बेसिक। और हम तुम लोग से भी यही कहेंगे कि अगर आपको अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना है तो बस फंडामेंटल पे ही ध्यान दो, मतलब इस चैप्टर पे सिर्फ ध्यान मत दो, अकाउंट्स के फंडामेंटल पे ध्यान दो। मतलब एक ही चैप्टर पढ़ के चले गए हैं, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स का फंडामेंटल जो क्लास 11 में पढ़ा है, वो जो रूल्स पढ़े हैं, वो जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं,
अभी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुम रियलाइज करोगे हम थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा कवर अप करेंगे, क्योंकि थ्योरी में ही प्रैक्टिकल कवर अप हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिकल कर लोगे। थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला जहां आता है वहां आता है। लेजर कोई अलग थोड़ी है, क्लास 11 में लेजर सीखा है ना, और रूल है लेजर के, नॉमिनल का रूल है, रियल का रूल है, पर्सनल का रूल है कि कैपिटल है तो क्रेडिट से बढ़ेगा डेबिट से कम होगा, एसेट है डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा, एक्सपेंसेस हैं डेबिट से बढ़ते हैं क्लोज होते हैं क्रेडिट से, इनकम क्रेडिट से बढ़ती है क्लोज होती है डेबिट से। तो यहां पे भी क्लास, जब आप बात कर रहे हो क्लास 12 में जितने भी चैप्टर्स है सब में जर्नल और लेजर है। ये जर्नल क्लास 11 से अलग है, क्योंकि क्लास 11 की जो जर्नल होती है वो क्या होती है, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, एक्सपेंसेस पे किए। यहाँ पे ये सब नहीं, यहाँ स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड जर्नल है, तो मतलब फिक्स जर्नल है, आप चाहो तो याद कर लो, बट हम रटवाने वालों में से नहीं है। फोकस उसी पे करो, कॉन्सेप्ट को समझने पे करो, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, अकाउंट्स के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। वही क्लास 11 के रूल्स, कुछ भी पढ़ेंगे हम वो रूल्स के साथ ही समझाएंगे, मेजॉरिटी हम वैसे ही समझाएंगे। कुछ एक आध टॉपिक होता है जो हमें लगता है कि ठीक है यार इसको अभी बस काम चलाने भर का कर दो, धीरे धीरे बच्चा समझेगा, वरना ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। अकाउंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक रूल क्या है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें। और फंडामेंटल मतलब बेसिक, चैप्टर का नाम ना पार्टनरशिप फंडामेंटल, मतलब पार्टनरशिप का बेसिक। तो इस चैप्टर में देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम लोग सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप की तरफ आए हैं। तो हमने बोला सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में डिफरेंस, अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें तो कोई डिफरेंस थोड़ी है। हम चमड़े का बिजनेस कर रहे हैं, हम एज अ सोल ट्रेडर भी कर सकते हैं, हम एज अ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो जो जर्नल एंट्री हम एज अ सोल ट्रेडर करेंगे वही जर्नल एंट्री हम एज अ पार्टनरशिप भी करेंगे। सेम वैसे ही लेजर बनाएंगे, सेम वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, और सेम वैसे ही फाइनल अकाउंट्स बनेगा। डिफरेंस फाइनल अकाउंट्स में एक पॉइंट पे आके होता है कि जब आप सोल ट्रेड और फाइनल अकाउंट्स अगर आप बना रहे होते हो तो आप ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, और फिर बना देते हो बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, साल के एंड का जो प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड कर देते हो, बात खत्म। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में आते हो तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि ट्रेडिंग आप बनाते हो, ट्रेडिंग बनाने के बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो प्रॉफिट आ गया, यहीं पे डिफरेंस है, जो प्रॉफिट आ गया उसका क्या करें, क्योंकि यहां जो प्रॉफिट आता है वो एक ही बंदा होता है, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हो। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने 50, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 50 पार्टनर, इमेजिन करो 50 पार्टनर है। अब वो प्रॉफिट 50 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने शॉर्ट में लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक। और हर पार्टनर का प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड होएगा और उसकी ड्राइंग माइनस होगी। तो अगर 50 पार्टनर है तो क्या बैलेंस शीट में दिखा पाना आसान होएगा, नहीं। तो फिर डिटेल में बनती है एक पार्टनर कैपिटल, और फिर बन जाता है बैलेंस शीट। तो हमने क्या बोला, जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो वो कभी नहीं पढ़ते हो, करिकुलम का ये पर्पस चलता है, आप हर बार पहले से कुछ आगे का कुछ नया पढ़ते हो। सिलेबस का यही रूल है कि जो चीज एक बार पढ़ लिया गया उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में दोबारा से नहीं पढ़ाना है, उसके आगे का पढ़ाना है। तो आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो पढ़ ही चुके हो, तो इसमें भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तो पढ़ ही चुके हो। तो एक्स्ट्रा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। तो हम लोग पढ़ेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल, इस पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये 2 अकाउंट बहुत बेसिक अकाउंट है, सबसे बेसिक चैप्टर यही है, सबसे इजी चैप्टर यही है। थोड़ा लेंथी चलेगा, वो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि थोड़ा हम लंबा खींच देते हैं, ठीक है, बट इजी, ठीक है। तो इस पे आने से पहले हम लोग जरा पार्टनरशिप को पूरा समझते हैं। जैसा कि हमने कहा था थ्योरी पार्ट हम लोग हर बार कवर अप करते ही करते हैं। तो जब हम बोलते हैं पार्टनरशिप, कोई डिफाइन कर सकता पार्टनरशिप? इसकी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन 4 है, और वो क्या कहता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who
have agreed to share profit of a business। क्योंकि हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड सेम होनी चाहिए। और वो लॉस क्यों हटा वो भी आगे समझाएंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले भी पढ़ा है ना हम लोगों ने। ये डेफिनेशन किसके हिसाब से है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930। ये ठीक है, इतना क्लियर है? ये भी लिख रही हो गया, 11th का याद नहीं है क्या? अब देखो, ए बी एंड सी इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक पार्टनरशिप बिजनेस, और नाम रखा एबीसी सन्स। तो इंडिविजुअली ये क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली ये क्या कहलाते हैं? फर्म। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म। और ये जो एबीसी सन है ये फर्म का नेम है, ये इनकी फर्म का नेम है। फर्म मतलब बिजनेस। 11 में पढ़ा ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन और बिजनेस, ठीक है। और इनका जो एग्रीमेंट होता है ना, इनका जो एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप कहलाता है। वो उनका जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप मतलब इनका एग्रीमेंट, इनका रिलेशन। तो इंडिविजुअली ये कहलाते हैं पार्टनर्स, कलेक्टिवली ये कहलाते हैं फर्म, और इनका जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। इनके बिजनेस का जो नेम होता है वो फर्म्स नेम होता है। फर्म मतलब बिजनेस, पार्टनर मतलब बिजनेसमैन। ठीक है, ये चीज लिख लेना, ये सब लिख लो, क्योंकि रीजन असर्शन में चीजें पूछी जाती हैं। चलो, ये चीज समझ गए ना? तो एक चीज समझो, कभी भी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा ना, इनमें डिफरेंस याद रखना। पार्टनरशिप मतलब इनका एग्रीमेंट की बात हो रही है, और पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बिजनेस की। दोनों में डिफरेंस होता है। बात समझो, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो एक चीज याद रखो कि पार्टनरशिप के खत्म होने से पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म खत्म करोगे तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। क्या बोला हमने? कि अगर आप पार्टनरशिप को खत्म करोगे, एंड करोगे, उससे फर्म खत्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्म को खत्म करोगे, एंड करोगे, तो फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। समझ गए चीज? ये भी आगे और डिटेल में आएगा। अच्छा, अब जरा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो चीज समझ लो। जब हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि लिमिटेड लायबिलिटी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सबको पता है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? कि अगर बिजनेस के लायबिलिटी ज्यादा है और बिजनेस के एसेट कम पड़ जाए, तो पर्सनल एसेट बेच के बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा किया जाता है। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। और लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि आपने जितना पैसा दे दिया है बस आपकी उतनी ही लायबिलिटी है। अब अगर बिजनेस के एसेट कम पड़ जा रहे हैं ना, तो आपके पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे। तो इनमें जो हम रिलेशन की जब हम बात करें, तो यहां पे एक चीज समझो, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है
और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, पढ़ा है ना, कि बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, एक एंटिटी हो, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होता है, वो बिजनेसमैन से अलग होता है। बिजनेस के खर्चे अलग, बिजनेसमैन के खर्चे अलग। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्म और पार्टनर के रिलेशन की, तो एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल, जब कोर्ट कचहरी में मामला जाता है, ठीक है, उसके लिए। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप फर्म as separate business entity from partners। लेकिन जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दे आर नॉट सेपरेट। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट के लिए फर्म और पार्टनर सेम कंसिडर होते हैं। ये याद रखना, इनका जो रिलेशन है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब देखो जरा, कुछ फीचर्स हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, बट फिर भी देख लो। ये फीचर का होना बहुत असेंशियल है, बिना इन फीचर के पार्टनरशिप कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो जब हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम तो सबको पता है, मिनिमम कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम 50। ये 50 का क्या कॉन्सेप्ट था कि कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि भाई आप डिसाइड करो। ठीक है, पहले था, अभी चेंज हो गया। पहले क्या था, कंपनीज एक्ट ने 100 की लिमिट लगा रखी थी कि मैक्सिमम 100, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने डिसाइड करे, क्या ना, कि हमने बोल दिया कि 100 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, अब उसमें आप जो लिमिट रख दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी रख दी? 50। बट अब जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो अब क्या पढ़ाया जाता है कि कंपनी ने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, बस उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप एक लिमिट लगाओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बता दिया? 50, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या याद रखना, मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं? 50। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है बैंकिंग नॉन बैंकिंग, पहले सब डिफरेंस चलता था बैंकिंग नॉन बैंकिंग, अभी एक सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस है तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। अब किसको पार्टनर बना सकते हो? क्योंकि पार्टनर एक पार्टनरशिप बिजनेस एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक चीज याद रखना कि आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट माइनर। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है माइनर्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ये एक थोड़ा सा अच्छा सा टर्म बोला जाता है। छोटा बच्चा है ना, 14 साल 12 साल 13 साल का बच्चा है जिसने अभी एज नहीं अटेन करी है, अनसाउंड माइंड कहते हैं। अगर हम लोग की भाषा में बोला जाए तो पागल। ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता ना किसी को ऐसे पागल बोलो। वो बात अलग है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या बोल रहा है, लेकिन बगल वालों को ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसको पागल क्यों बोला तुमने। ठीक है, तो पागल नहीं बोलते हैं, तो वो अनसाउंड माइंड, मतलब वही है, मतलब वही है। और तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कोर्ट से ऐसा ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है, कोई क्राइम या कुछ ऐसा फ्रॉड उसने किया था जिसके साथ अब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं कर सकते। इनको छोड़ के आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी बंदा आपका पार्टनर बन सकता है। अब माइनर के साथ एक चीज याद रखना
कि माइनर को हम एज अ पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन माइनर को प्रॉफिट में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो माइनर के साथ क्या दिक्कत है, ही कैन शेयर नहीं, बस ऐसे ही कि उसको हमने कह दिया कि आप आ जाओ। ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट में से मिलेगा एज अ माइनर, जैसे ही आप मेजॉरिटी गेज में आओगे तो फिर आप पार्टनर बन जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसको सही आप बेनिफिट के साथ। देखो रीजन क्या है, क्यों लॉ मना करता है, हम लोग मान के चलते बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ करो जो समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो। भाई ये अभी तुम लोग क्लास 12 में बीएसटी में पढ़ोगे, कॉमर्स में पढ़ोगे, कम्युनिकेशन, कि हमने कोई बात बोली, जिस तरीके से बोली तुमने उसी तरीके से समझी, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो हम ये माने कि सामने वाला बंदा इतनी समझ रखता है कि अगर हम उससे कोई बात कह रहे हैं तो उसको उसी फॉर्म में समझ रहा है। तो माइनर को हम लोग ये मान के चलते कि यार इसके अंदर उतनी समझ नहीं है, तो इसको क्या किया जाता है, लोग इसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, इसको बेवकूफ बना सकते हैं। अनसाउंड माइंड, उसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार, तुम उसको कैसे समझेगा, तो तुम तो उसको बेवकूफ बना लोगे, और इसको तो फिर लॉ से ही मना कर दिया, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। ठीक है, ये दिमाग ज्यादा ही चला रहा है, तो इसलिए इसको लॉ ने मना कर रखा है कि ये तुम्हारा नुकसान कर देगा। ठीक है, इसको हटा दिया गया, तो उसको तुम प्रॉफिट में बेनिफिट शेयर दे सकते हो, ये चीज। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप, याद रखना, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो लॉ से एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, ये चीज याद रखना, इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू एग्रीमेंट ना, टू अ मोर पर्सन अग्री टू शेयर प्रॉफिट, दो लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब एक एग्रीमेंट बनता है तो ये एग्जिस्टेंस में आता है, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून से नहीं एग्जिस्टेंस में आता है, ये एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट में आ रहा है, इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन है ना वो क्या हो जाता है, वॉलेंट्री हो जाता है। रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, वॉलेंट्री हो जाता है। वॉलेंट्री का मतलब आपकी मर्जी। स्कूल में आते हैं ना, कभी क्लास में बैठे हो, कोई मैम आ जाएंगे, आई नीड 2 वॉलेंटियर्स फ्रॉम द क्लास, ऐसे बोलते हैं ना, वो बोर्ड पे कुछ चिपकाना है, तो वॉलेंटियर्स मतलब जो अपनी मर्जी से हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ मैं हूं, अपनी मर्जी से। तो वॉलेंट्री मतलब मर्जी, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है, वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ना कराओ। अगर ये लॉ से आता ना तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता, कंपलसरी। अगर ये लॉ से एग्जिस्ट होता, इसका एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू होता, तो फिर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता, कंपलसरी। क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, इसलिए बाय लॉ नहीं एग्जिस्टेंस करता है, इसका एग्जिस्टेंस है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट आप ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो। ये एग्जिस्टेंस ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। रिटन फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है, जो रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो जो रजिस्ट्रेशन कराता है वो रिटन फॉर्म में एकदम एग्रीमेंट बनाता है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता मोस्टली उनका क्या हो जाता है, ओरल हो जाता है। बेटर क्या है, ओरल या रिटन? रिटन। क्यों? जब रिटन डीड होगा तो आप लोग पहले ही से सारी चीजें प्लान आउट कर लोगे, हर चीज, सारे पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटी सब स्पेसिफाई कर दोगे, तो बाद में क्या नहीं होएगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। यहां बस मुंह से बोल दिया हाँ चलो बिजनेस स्टार्ट करना है, हो गया बिजनेस स्टार्ट, कोई चीज लिखी तो है नहीं। अब बात बात पे किसी ना किसी चीज को लेके क्या होएगा, डिस्प्यूट होएगा। तुम कोर्ट में जाना भी चाहोगे तो यहां पे तो कोर्ट में चले भी जाओगे, क्योंकि कोर्ट तो कहता है सबूतों के साथ,
आपस में दो लोगों की क्या बात हुई, उसमें कोर्ट का क्या इंटरवेंशन है, कैसे प्रूव करोगे? तो कोर्ट कहता है इससे हम क्या कर सकते हैं। तो ओरल में कोर्ट, फिर आप कोर्ट में बहुत से मैटर्स हैं जहां कोर्ट में नहीं जा पाओगे, इसलिए बेटर क्या रहता है, करा लो। और जो रजिस्ट्रेशन होगा फिर कैसे होगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, 32, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ भाई, लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? ये किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? जैसे हमने और मेरे दोस्त ने एग्रीमेंट बनाया, यार फ्राइडे नमाज के बाद मूवी देखने चलेंगे, चाहे जिसको जो भी काम हो मूवी देखने जाएंगे। ये भी तो एक एग्रीमेंट हो गया ना, एक पार्टनरशिप बना ली, एक बार पैसा तुम दोगे 1 महीने, 1 महीने पैसा हम देंगे। क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? नहीं। एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? फलाने का मर्डर करना है, एग्रीमेंट कर लेते हैं हम लोग आपस में, एग्रीमेंट कर लिए कि यार उसको मिलके मारा जाए, क्या ये एग्रीमेंट हो सकता है? नहीं। स्मगलिंग करना है, एग्रीमेंट कर लें, नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट हमेशा किसके लिए होगा? एग्रीमेंट फॉर लीगल बिजनेस। एग्रीमेंट किसके लिए होगा? लीगल बिजनेस के लिए। सिर्फ लीगल बिजनेस ही नहीं, अब हमने कहा यार चलो यार बिजनेस करते हैं, लेकिन हम इसको चैरिटी के तौर पे देखना चाहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। लीगल बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ, क्या इंटेंशन होता है बिजनेस से? अर्निंग प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो एक लीगल बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए होना चाहिए। इलीगल है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, जहां प्रॉफिट नहीं वहां पे भी पार्टनर नहीं हो सकती। तो हमने कह दिया कि यार हम चैरिटी, हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो हम पार्टनर कहलाएंगे ही नहीं। तो प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना, प्रॉफिट अर्निंग, वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या है पार्टनरशिप का? एसेंशियल एलिमेंट। इसीलिए डेफिनेशन में क्या बताया गया? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वर्ड बोला गया ना, अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट फॉर्म किया है। समझे बात? तो प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि वो प्रॉफिट नहीं लेगा, तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा? फिर वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। और दो लोग हैं तो फिर पार्टनरशिप बनी ही नहीं। तो प्रॉफिट एसेंशियल एलिमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पूरा लिखें तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर कोई पार्टनर कहता है कि हम प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ लॉस, तो शेयरिंग ऑफ लॉस के बारे में क्या याद रखना? इट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। मतलब 4 लोगों ने पार्टनरशिप बनाई, जिसमें सी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हमको जब लॉस, प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, लॉस नहीं शेयर करेंगे। जैसे ए, बी एंड सी, इन्होंने हमसे कहा अच्छा सर आप भी पार्टनर बन जाइए। हमसे क्या बोला कि आप भी पार्टनर बन जाइए। हमने कहा ठीक है बन जाएंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस नहीं शेयर करेंगे, तो हम पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग ऑफ लॉस ये एसेंशियल नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर चाहे तो एग्रीमेंट में, स्टार्टिंग में डिसाइड हो सकता है, बीच में नहीं मना कर सकता है, स्टार्टिंग में पहले से डिसाइड कर ले कि भाई देखो हम लॉस शेयर नहीं करेंगे। ओके, वो क्या है, वो ओके है। लेकिन अगर ये लोग हमसे कहें कि सर पार्टनर बन जाओ, प्रॉफिट ना शेयर करना, तो ये पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। तो टू बी अ पार्टनर यू मस्ट बी देयर टू शेयर प्रॉफिट। चैरिटी वैरिटी नहीं चलेगा। हाँ, आप ये एग्री जरूर कर सकते हो कि आई विल नॉट शेयर द लॉस, चल जाएगा, आप पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? लास्ट 2 चीजें और देख लो, ये लिख लिया है ना? आंखें दुख गई मेरी, मिस ना हो बस।
अरे यार क्या, जब पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन किया था हमने तो लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इस लाइन का क्या मतलब होता है, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके बिजनेस करें या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस करे। कोई भाई इन लोगों ने इतने 4-5 लोग पार्टनर बने, एक ने कहा यार मेरा तो यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है एक और बिजनेस चलता है, डिफरेंट है इससे बिल्कुल, हम थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने भी ऐसे ही बोला, तीसरे ने भी ऐसे ही बोला, तो चौथे वाले को बोला कि भाई देखो ऐसा है, तुम जो है इसको मेजर करना, हम इतना ऐसे पार्ट सपोर्ट कर देंगे, हम इस तरीके से, वो होता पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट है। तो एक उसमें एक्टिव पार्टनर है जो सारी चीजें एक्टिवली कर रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा ना, एक्टिव पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, इस तरीके से हो सकते हैं। तो वही लाइन का मतलब है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो होता क्या है, ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल as well as agent, each partner is principal as well as agent। अब इस लाइन का हम लोग को मतलब सुनो, एज एन एजेंट he can bind other partners by his act। एज एन एजेंट वो क्या कर सकता है, he can bind other partners by his act, कि वो सबके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। उसने साइन कर दिया मतलब सबकी साइन हो गई, हो सकता है। और एज अ प्रिंसिपल he is bound by the act of others, कि अगर किसी ने कोई डिसीजन ले लिया तो एज अ प्रिंसिपल उसको मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हर पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट है। बात समझो, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने कोई डिसीजन लिया तो एज अ एजेंट ए डिसीजन ले सकता है और एज अ प्रिंसिपल बी और सी को उसकी बात माननी पड़ेगी। बी ने कोई डिसीजन ले लिया तो एज अ एजेंट बी डिसीजन ले सकता है और एज अ प्रिंसिपल ए और सी को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जब ये एजेंट बनता है तो ये प्रिंसिपल बनते हैं, इनमें से कोई एक प्रिंसिपल बनेगा तो बाकी के एजेंट बन जाएंगे। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। एज एन एजेंट वो जो फैसला ले, वो जो डिसीजन ले, वो ले सकता है, ठीक है। और एज अ प्रिंसिपल दूसरे के डिसीजन को भी उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और लास्ट लिख लो जरा, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। इसमें लिख लो जरा, ऑल एग्रीमेंट entered with the firm enforceable to each partner separately and jointly। कहने का मतलब कि फर्म के साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो हर पार्टनर पे अप्लाई करता है, एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ कलेक्टिव भी, ठीक है। तो फर्म से आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस
नहीं होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं हम इस एग्रीमेंट में हम शामिल नहीं है। तो इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। ठीक है, हमने इसको लिख लो अगेंस्ट ईच पार्टनर। समझ गया ना? तो फर्म का किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट होगा वो सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होगा, एज अ इंडिविजुअल भी और एज अ कलेक्टिव भी। ये सारे फीचर एक पार्टनरशिप बिजनेस में होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, और उन्हीं पे बेस क्वेश्चंस भी होंगे। डीड वाला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा।